Hello everybody, myself Aryan Shukla. Welcome to your medical सा चैनल द एंटीडोट पर। तो यार आज डिसऑर्डर सीरीज के इस एपिसोड में हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को कंटिन्यू करेंगे, जो कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के चैप्टर के डिसऑर्डर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सबसे पहले शब्द पे जाते हैं। ठीक है, कभी भी आप बायो पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप शब्द पे जाओ। ठीक है, शब्द पे चले जाओ। ठीक है, क्या कह रहा है शब्द? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी कि ऐसा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो कि किसी ऑक्यूपेशन की वजह से हो रहा है। ऑक्यूपेशन मतलब आपका काम, दाल रोटी के लिए जो आप काम कर रहे हो, ऑक्यूपेशन कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, ठीक है, उसकी वजह से आपको कोई रेस्पिरेटरी लंग्स से जुड़ी बीमारी हो रही है, ठीक है, उसको बोलेंगे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, तो कोई ऐसा व्यवसाय, कोई ऐसी ऑक्यूपेशन, ठीक है, जिसमें क्या है, टॉक्सिक एनवायरमेंटल कंडीशन है। किन ऑक्यूपेशन की वजह से होगा? ऐसी ऑक्यूपेशन जिनकी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो टॉक्सिक एनवायरमेंटल कंडीशंस है। ऐसी ऑक्यूपेशन कैसे हो जाएंगी? जैसे जो फैक्ट्रीज में लोग वर्क करते हैं, ठीक है, जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, राइट, जैसे ग्राइंडिंग फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है, जो स्टोन ग्राइंडिंग होती है वो वाली फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है, जहां पर मान लो कोल माइनिंग का काम चल रहा है, ठीक है, वो भी एनवायरमेंटल कंडीशन सही नहीं होती है। ठीक है, ऐसी फैक्ट्रीज जहां पर कंबशन का काम होता है तो वहां पर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस एयर में रिलीज होते हैं, राइट, क्योंकि लंग्स के डिजीज आपको एयर के थ्रू ही होंगे। आप सांस लोगे, सांस के थ्रू कुछ पार्टिकल्स, कुछ केमिकल्स जाएंगे, ठीक है, वो टॉक्सिक होंगे। ठीक है, तो टॉक्सिक एनवायरमेंटल कंडीशन, उन केमिकल्स को अपन बोलते हैं टॉक्सिन। ठीक है, ओके, तो क्या हुआ? ऐसी ऑक्यूपेशन जहां पर टॉक्सिक एनवायरमेंटल कंडीशन है, अगर ऐसी ऑक्यूपेशन में आप इन्वॉल्व हो तो आपको ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को हम न्यूमोकोनियासिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है, कॉजेज ऑफ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होंगे? इसके कॉजेज होंगे वही जो टॉक्सिक एनवायरमेंटल कंडीशन है, वहां पर जो टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, वो टॉक्सिन्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, उन टॉक्सिन से आपका रिपीटेड एक्सपोजर, ठीक है, ऐसा नहीं 1 2 दिन 3 दिन, तभी तो ऑक्यूपेशनल बोला गया, क्योंकि आपका ऑक्यूपेशन है तो आप रोज जाओगे, रिपीटेड एक्सपोजर होगा उसी तरह के एनवायरमेंटल कंडीशन से, उसी तरह के टॉक्सिन्स से। ठीक है, लॉन्ग एक्सपोजर होगा, तो इस शब्द पे ध्यान दो, रिपीटेड एक्सपोजर या लॉन्ग एक्सपोजर होगा, तब आपको ये बीमारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब मान लो डस्ट है, ठीक है, डस्ट एक टॉक्सिन है। अब आप डस्ट वाले एरिया में काम कर रहे हो, आपको रोज डस्ट अंदर जा रही है सांस के थ्रू, ठीक है, अब इम्यून सिस्टम, आपको पता है कि कोई भी चीज, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर अंदर जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा। सही बात है, लेकिन भाई इम्यून सिस्टम के काम करने की भी तो कोई हद है ना। अब तुम्हारे अंदर डस्ट जाती ही जा रही है, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, लगातार तुम डस्ट वाले कंडीशंस में वर्क कर रहे हो, तो कब तक इम्यून सिस्टम तुम्हारा वर्क करेगा? ठीक है, तो जब रिपीटेड या लॉन्ग एक्सपोजर होता है, ठीक है, ऐसे टॉक्सिन्स आपके बॉडी में एंटर करे जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, कुछ हद तक आपका इम्यून सिस्टम काम करेगा, लेकिन जब आपका इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देगा तो इन टॉक्सिन का असर आपकी बॉडी पर होगा, और बॉडी में ये टॉक्सिन आपके नोज के थ्रू सीधे लंग्स में जा रहे हैं, तो लंग्स को ज्यादा इफेक्ट पहुंचेगा। ठीक है, ये वाली बात है, ये कारण है, कॉजेज है। टॉक्सिन्स में कौन कौन आ जाएगा? टॉक्सिन्स में सिलिका आ जाएगा, एस्बेस्टोस आ जाएगा, डस्ट आ जाएगा, ठीक है, और जैसे कोल की जो डस्ट होती है वो आ जाएगा, गैस की फ्यूम्स आ जाएंगी, गैस की फ्यूम्स में अलग अलग केमिकल्स होते हैं। इस ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में एक्चुअल में क्या होता है, लंग्स में ऐसा क्या हो जाता है? ठीक है, तो लंग्स में एक्चुअली क्या होगा, अपर लंग, जो अपर लंग है ना, उसमें क्या होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू हो जाएगा। क्या होगा? प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। प्रोलिफरेशन का मतलब है स्प्रेड हो जाना, फैल जाना। किसका फैल जाना? फाइब्रस टिश्यू का फैल जाना। ठीक है, तो रिपीटेड एक्सपोजर हुआ, ठीक है, लॉन्ग एक्सपोजर हुआ इन टॉक्सिन से, तो ये फॉरेन पार्टिकल्स अंदर गए, कुछ हद तक इम्यून सिस्टम ने वर्क किया, लेकिन यार इम्यून सिस्टम कब तक काम करेगा? 4 साल, 5 साल, 6 साल लगातार जाते ही जा रहे हैं अंदर फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है,
तो जब इम्यून सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया तो अब इन फॉरेन पार्टिकल्स का लंग्स पे असर होने लगा। असर क्या हुआ? फाइब्रोसिस, मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। प्रोलिफरेशन का क्या मतलब है? प्रोलिफरेशन का मतलब है स्प्रेड हो जाना, फैल जाना। कहां पर होगा प्रोलिफरेशन? अपर लंग में, ठीक है। और इसके कारण क्या होगा? इन्फ्लामेशन, सूजन भी हो जाएगी। भाई कोई भी इन्फेक्शन हो, ठीक है, ज्यादातर इन्फ्लामेशन उस जगह पर देखा गया है, ठीक है, क्योंकि एक रिस्पॉन्स होता है कभी भी कोई भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है इन्फ्लामेशन, है ना। ये आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन होता है और फाइब्रोसिस होती है कहां पर? अपर लंग में। फाइब्रोसिस क्या होता है? प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रोसिस मतलब फाइब्रस टिश्यू का प्रोलिफरेशन, फैल जाना, ठीक है। इससे क्या होगा? आपकी सिम्टम्स जो आएंगे, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि भाई लंग्स डैमेज हो रही है ना, तो सीरियस लंग डैमेज पहुंचेगा इससे, क्योंकि लंग्स के टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं, राइट। तो सीरियस लंग डैमेज पहुंच जाएगा, ठीक है। और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, ठीक है। तो पहला सिम्टम हो गया डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। दूसरा सिम्टम ये होता है कि आपके लंग्स में धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, जिसको स्कैर्ड बोलते हैं, धब्बे पड़ जाना, ठीक है। और क्योंकि प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू हुआ था तो लंग्स जो है थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी और टफ हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी, ठीक है। तो 3 शब्द हैं, क्या कह रहा हूं दोबारा सुनिए। सिम्टम्स, पहला डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। दूसरा स्कैर्ड हो जाना, लंग्स में स्कैर्ड यानी धब्बे पड़ेंगे। दूसरा स्कैर्ड हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी और थिक हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इससे बचा कैसे जाए? भाई ऑक्यूपेशन तो बंद नहीं कर सकते, एनवायरनमेंट कुछ जगह पर एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी होती हैं तो वहां पर प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। आप अपना काम कंटिन्यू रखें लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ। कैसे? आप वहां पर प्रोटेक्टिव मास्क पहनिए, ठीक है। जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स उस एनवायरमेंटल कंडीशंस में लिए जा सकते हैं वो मेजर्स अवश्य लीजिए। कई लोग नहीं लेते हैं कि क्या ही होगा यार, कुछ नहीं होगा, है ना, लेकिन बहुत कुछ हो जाता है रिपीटेड एक्सपोजर या लॉन्ग एक्सपोजर से, ठीक है। जब वो आपके शरीर में वो फॉरेन पार्टिकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं आप कौन सा पार्टिकल आपके शरीर में जा रहा है अंदर सांस के थ्रू, ठीक है। सो प्रिवेंटिव मेजर्स में प्रोटेक्टिव मास्क को आप पहनिए, ठीक है, और रेगुलर चेकअप्स कराते रहिए अगर आप ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस में काम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको ये डिजीज ना हो, आपके लंग्स बचे रहें, ठीक है। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा डिसऑर्डर्स बाकी हैं, वो आगे आने वाले वीडियोस में आ जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।